गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था अर्थात सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार थॉमस हॉब्स ने जिस राज्य के बारे में हमें बताया उस राज्य की उत्पत्ति किस प्राकृतिक अवस्था में हुई। हॉब्स राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति को प्राकृतिक दशा का नाम देते हैं कि जब राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई तो मनुष्य एक प्राकृतिक अवस्था में रहता था। उन्होंने मानव स्वभाव के चित्रण के सिलसिले में मनुष्य को स्वार्थी, अहमवादी, संघर्षमय तथा इच्छाओं की पूर्ति में लीन बताया। उसके अनिवार्य परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सतत युद्ध के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर एक दूसरे से युद्ध करता है। राज्य से पूर्व मनुष्य ने किसी सामाजिक जीवन की कल्पना हॉब्स ने नहीं की थी। इसलिए सामाजिक नैतिकता से युक्त व्यक्ति पशुता से ऊपर भला कैसे उठ सकता है। हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था पूर्णतया अराजकता की अवस्था। हॉब्स बताते हैं कि जब राज्य नहीं था तो मनुष्य एक पूर्ण रूप से अराजक परिस्थिति में रहता था और यह अवस्था राज्य और उसकी बल शक्ति की उत्पत्ति से पूर्व थी। और उस प्राकृतिक अवस्था में एक सीधा सा सिद्धांत था, एक बेसिक थ्योरी थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जो व्यक्ति शक्तिशाली था उसी व्यक्ति का दबदबा कायम था, उसी व्यक्ति की आज्ञा अन्य व्यक्ति मानते थे। मनुष्य जो चाहता था करता था तथा जिसे चाहता था मार डालता था। चूँकि वह अकेला रहता था अतः हमेशा भय एवं असुरक्षा से ग्रस्त रहता था। शक्तिशाली निर्भय व्यक्तियों के अधिकारों को हड़प लेता था। सर्वत्र शक्ति, धोखाधड़ी एवं प्रवंचना का बोलबाला था। इस दशा में उचित, अनुचित, न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म का कोई विचार नहीं था। थॉमस हॉब्स के शब्दों में अगर हम कहें कि जब तक समस्त मानव के ऊपर कोई सामूहिक सत्ता नहीं रहती तब तक कोई कानून नहीं होता, और जहाँ कानून नहीं होता तो वहाँ न्याय विद्यमान नहीं होता। वहाँ उचित तथा अनुचित, न्याय और अन्याय की धारणा अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रखती। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में ना तो कोई उद्योग था, ना कला थी, ना ज्ञान था, ना विज्ञान था, ना ही उस समय के लोगों की या उस प्राकृतिक दशा, प्राकृतिक अवस्था की लोगों की कोई संस्कृति थी, ना कोई उनकी सभ्यता थी। भवन, निर्माण, ज्ञान, विज्ञान, कला आदि का विकास नहीं हो सका था। मनुष्य को सदैव भय एवं मृत्यु की आशंका बनी रहती थी। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन अत्यंत ही एकाकी, अर्थात वो अकेलेपन से जूझ रहा था। उसका कोई नहीं था। निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य तथा छोटा होता था। वह एकाकी इसलिए था कि उस दशा में किसी का अभिभावक भी नहीं था, वो ना तो किसी का मित्र था और ना ही वो किसी का रक्षक था, क्योंकि उस समय किसी व्यक्ति का कोई परिवार नहीं था। सब एक दूसरे के शत्रु होते थे। वाणिज्य, व्यवसाय, कला और उद्योग धंधों का विकास न होने की दृष्टि में उनके जीवन में निर्धनता का साम्राज्य था। यह कुत्सित इसलिए था कि उन्हें इसमें युद्ध, मारकाट, हिंसा और हत्या का बोलबाला था। मनुष्य पशुतुल्य था और वह इसलिए था कि मनुष्य आपस में जंगली पशुओं जैसा व्यवहार करते थे। और छोटा इसलिए था कि किसी भी क्षण कोई भी शक्तिशाली एक निर्बल व्यक्ति के जीवन का अंत कर सकता था। तो अगर संक्षेप में अगर हम देखें तो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था सबके विरुद्ध संघर्ष की स्थिति थी। हम इस एक लाइन से उस प्राकृतिक अवस्था का पूर्ण निचोड़ हमारे अध्ययन में लिख सकते हैं, रख सकते हैं कि मनुष्य इस अवस्था में नर पशु एवं रक्त पिपासु थे। शत्रुओं का दमन करने, शक्ति बढ़ाने और यश प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार की हिंसा और हत्या का अवलंबन करते थे। जीवन अवसादपूर्ण था, गतिरोधमय था एवं निसार था, अर्थात मनुष्य के जीवन में कहीं कोई खुशी या कुछ नई जीवन में कोई आनंद या उल्लास न होने के कारण मनुष्यों का जीवन अवसादपूर्ण था, गतिरोधमय था। जीवन में हर पग पग पर गतिरोध था और वह गतिरोध था अन्य व्यक्तियों का एवं निस्सार था, अर्थात जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था, उद्देश्य नहीं था, एम नहीं था। निस्सार रूप से, निस्सार भाव से एक व्यक्ति अपना जीवन जिए जा रहे थे। हर क्षण कच्चे धागे से लटकती तलवार सिर पर नाचती थी। तो संक्षेप में अगर हम हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था की
तीन मोटी मोटी विशेषताओं का अगर उल्लेख करें, अगर उसे हम संक्षिप्त में कर पढ़ना चाहें तो वो इस प्रकार थी कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता का सर्वथा अभाव था तथा सत्य और असत पर कोई विचार नहीं होता था। द्वितीय अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि उसमें न्याय और अन्याय के विचार का अभाव था। एवं अंतिम एवं तीसरी कि इस अवस्था में वैयक्तिक संपत्ति का अभाव था। तो जिस प्राकृतिक अवस्था के बारे में अभी हमने देखा, जो कि थॉमस हॉब्स ने बताई, तो ये प्राकृतिक अवस्था थॉमस हॉब्स ने भी हमारे समक्ष रखी है, जॉन लॉक ने भी रखी है, तो रूसो ने भी रखी है। ये तीनों ही मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था थी जबकि राज्य का जन्म नहीं हुआ था। चूँकि मनुष्य का जन्म हो चुका था तो मनुष्य जिस स्थिति या वातावरण में रहता था उस वातावरण को इन तीनों ही समझौतावादियों ने प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया।